बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी लास्ट आवर में हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं तजज़ियाकार साकिब बशीर साहब। नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम का चाँद जो है वो नज़र आ चुका है और नए साल का आगाज़ हो चुका है। इस्लामी साल के जिसे हम आगाज़ के तौर पर इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाते हैं और इस साल की अहमियत और इस साल से वाबस्ता जो इस्लामी रिवायात हैं उनको लेके ये जो पहले 10 दिन हैं उसके अंदर इबादत, अज़कार और फिर उन हस्तियों की याद जो है जिनके सर के ऊपर इस्लाम का जो दीन है उसकी तरवीज हुई, उसकी अशात हुई और फिर हुसैनी जो पैगाम था वो पूरी दुनिया के अंदर फैला। तो इसी का मंजरनामा जो है वो आगे हम उम्मीद करते हैं कि वही पैगाम राइज रहेगा और उसी की बुनियाद के ऊपर ज़मीनी उतार चढ़ाव जो हैं उनके फ़ैसले होते रहेंगे। अब बैनुल अक़वामी मंजरनामा देखें तो बैनुल अक़वामी मंजरनामे में हमें ये देखने को मिलता है कि जहाँ पे ईरान और इज़राइल के माबैन जंगबंदी हुई है, वहीं पे आज की अहम ख़बर ये है कि गज़ा के साथ भी इज़राइल की जंगबंदी होने के इम्कानात हैं और उसके नतीजे में इज़राइली अखबार ये रिपोर्ट कर रहा है कि गज़ा का जो इंतज़ाम है वो मिस्र और सऊदी अरब या खलीजी ममालिक में से किसी और के सपुर्द कर दिया जाएगा और वो उसका इंतज़ाम देखेंगे। हमास जो है उसे वहाँ से बेदखल कर दिया जाएगा और वो फ़लस्तीनी जो वहाँ पे नहीं रहना चाहते उन्हें किसी और ममालिक में बसाया जाएगा। वही मॉडल जो पहले ट्रंप का आते हुए ही था, अब उसी मॉडल के अंदर 2 गार्डियंस जो हैं वो तैनात होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आज रहबरे आला ईरान के आयतुल्लाह अली ख़ामनाई, उनका एक अहम बयान मंजर आम पे आया और उन्होंने ये कहा कि जो हमें गिराना चाहते थे, जो ताकत के ज़ोर पे हमें दबाना चाहते थे, वो हमारा नुकसान करना चाहते थे, उन्होंने ताकत आजमा ली लेकिन हमारा नुकसान नहीं वो कर पाए। और जिस अज़्म का उन्होंने इजहार किया है उसके बाद बैनुल अक़वामी मंजरनामा क्या बनेगा और ये किस तरफ को जाती सूरत हाल है। उसके बाद अगर पाकिस्तानी मंजरनामे की बात करें तो बजट के ऊपर बात की जाएगी, तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं के किन किन से राबिते हैं उस पर बात की जाएगी, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के जो ट्रायल हैं उसके ऊपर बात की जाएगी और खान साहब और बुशरा बीबी का जो केस है वो क्यों इस वक्त तवालत इख्तियार कर रहा है उसके ऊपर बात की जाएगी। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, अभी बैनुल मंजरनामे में गज़ा पर 2 हफ्तों में अमल दरामद के हवाले से इत्तलात हैं, कितने इम्कानात हैं कि ये सीज़ फायर हो जाएगा और इसके पीछे की मंतिक क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्वे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है कि यासिर, मैंने भी वो सऊदी मीडिया से इसराइली मीडिया से ये ख़बर चल रही है, ना किसी सऊदी मीडिया ने ना किसी फ़लस्तीन के मीडिया ने, किसी मीडिया ने ये अरब मीडिया किसी ने नहीं इस पर बात की। सिर्फ इसराइल का मीडिया ये कह रहा है, उन्होंने शराइत भी पूरी लिखती हैं। अब बात यह है कि उसमें जो सबसे खौफनाक चीज़ है वो है कि जिस बहुत से ममालिक इसे तस्लीम करेंगे, इसके साथ तल्लुकात बनाना मतलब तस्लीम करना ना जी। एक बात तो आप ज़हन नशीन कर लें, जो मुल्क भी अलानिया तौर पर इसराइल को तस्लीम करेगा उसको अपनी आवाम की इतनी शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ेगा, दीनी हलकों का, अवामी हलकों का, कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, बहुत से लोगों के तल्लुकात उनसे हैं लेकिन अलानिया तौर पर अभी तक किसी रियासत ने कबूल नहीं किया। मतलब किसी रियासत का मतलब मैं कह रहा हूँ कि वो रियासतें जो इससे सख्त नफ़रत करती हैं, जो इसकी बुनियाद पर सारा काम करती हैं। आप क्या समझते हैं, ईरान कबूल कर लेगा इसे? मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, 40 साल की मज़ामत। उसके बाद बहुत से और ममालिक हैं, यमन है और बहुत से और ममालिक आते हैं। मैं अभी कतर है क्या ये अगर तो ये कबूल कर लेंगे और अगर हेडमास्टर ट्रंप हेडमास्टर की तरह उसने हुक्म जारी किया ना इस खबर के मुताबिक कैसा। दूसरी बात है कि गज़ा पे सीज़ फायर के लिए तो ट्रंप ने 3 दफ़ा पहले भी कहा था और वो सीज़ फायर कितने घंटों का हुआ था आपको पता है? चंद घंटों का सीज़ फायर हुआ था ना। अगर तो ट्रंप के कहने पे ये इस मिशन पे ये सीज़ फायर होना है कि वहाँ से फ़लाँ को बेदखल कर दिया जाए और फ़लाँ को उसका निगरान बना दिया जाए। भाई मुल्क है, वहाँ के लोगों ने हज़ारों शहादतें दी हैं, लाखों सर,
बिल्कुल लाखों शहादतें दी हैं, अब भी वो शहादतें दे रहे हैं, अब भी वो अपने खून से उस ज़मीन को बचा रहे हैं, अब भी उनका जो जो कहना है, अब भी जो उनका मिशन है वो किबला अव्वल की आज़ादी है। तो क्या वो उसको छोड़ देंगे? मुमकिन नामुमकिन। ये सारा कुछ जो हो रहा है, जिस तरह कल हमारे एक बड़े मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने कहा था ना कि ट्रंप की गुफ्तगू सुन लें तो हंसी आती है। और कैसी तरह है कि ट्रंप ठीक है, एक पावरफुल रियासत का वो बादशाह बन गया, किंग बन गया है, और इस वक्त समझा जा रहा है कि शायद उसके कहने पे सब कुछ होगा। नहीं होगा, ये लिख लीजिएगा, ये नहीं होगा। ये इस कागज़ पे लिख के रख लीजिएगा, ये नहीं होगा। एक दिन पहले वही ट्रंप जो है वो इसराइल को शिकस्त के आखिरी 3 दिन इसराइल तबाह हो गया, फना हो गया। अगले दिन वही ट्रंप जो है वो नेतन याहू को मनाने चला, उसको बचाने के लिए जा रहा है और कह रहा है जनाब इस पे जो करप्शन के केस है वो सियासी केस है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ट्रंप का कोई एक बयान भी जो है वो एक दूसरे बयान से मिलता नहीं है। मैं इसको कौन सा बादशाह कह दूं, अच्छा नहीं लगता। मुगलों का एक बादशाह होता था ना जिसके बयान बड़े बदलते थे, जिसको किसी और नाम से पुकारा जाता था। तो बात यह है कि ये तो ज़हन से निकाल दें कि अलानिया कोई मुल्क भी इसे तस्लीम करेगा। अगर ऐसा हो गया तो फिर आप एक बात ज़हन में रखिएगा, फिर इसराइल को तस्लीम नहीं किया, आपने उस फरमान को रद्द किया, औज़-बिल्लाह कि जिसको मतलब उस फरमान की खिलाफ वर्जी की जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, और फिर तबाही होती है, तबाही के अलावा कुछ नहीं होता। सही। और उससे हट के कुछ जाएगा तो फिर क्या इंजाम होगा वो देखेंगे। दूसरा, इसराइल में इतबार कौन करे? कौन करेगा इतबार इसराइल में? और अब जो इसराइल की हालत हुई है, अब जो ईरान इतना मारा है, उसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल बनता कि किसी को इसराइल से डरना भी चाहिए। अगर ईरान उसे मार सकता है जिस पर आपने पाबंदियां लगा रखी थी, जिसके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, बकौल इसराइल के फ़ज़ाई ताकत नहीं थी, तो फिर जिनके पास सारा कुछ है वो नहीं मार सकते? वो तो इससे ज़्यादा मारेंगे। लेकिन एक यहाँ पे मैं यासर ज़रूर बात करूँगा, अगर सुनने वाले सुन रहे हैं, ईरान को जवाब देना चाहिए जो गज़ा में 70 शहादतें हुई हैं ना, उसका उनको इसराइल से जवाब लेना चाहिए। सही। इसलिए कि पूरी दुनिया के मुसलमान, इवन के गैर मुस्लिम भी ईरान के लिए खड़े थे कि ईरान एक जालिम से लड़ रहा है, और जालिम ने अगर जुल्म बंद नहीं किया तो फिर जवाबदेही तो होनी चाहिए। साकिब बशीर साहब, जिस तरीके से इस वक्त एक मॉडल तय पा रहा है, वो मॉडल जिसमें अब स्टीव विटकॉफ का एक बयान मंजर आम पे आया, जो मुशीर हैं मशरक़ वस्ता के डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने ये कहा कि कुछ रियासतें तस्लीम करेंगी और वो होंगी जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। तो ये एक अब्राहम अकॉर्ड जो नया मुआहिदा है, इसके तहत मंजरनामा क्या है, उसके पीछे की मसलहत क्या है और उसका अंजाम क्या होगा? क्योंकि माजी में जब 2020 में कुछ रियासतों ने तस्लीम किया था तो बाकायदा तौर पे ईरान के रहबर आला ने कहा था ये खुद से गद्दारी है। तो अब इस ज़मन में अरब रियासतों का क्या किरदार होगा? जी, ये डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पिछले दौर में भी जब आए थे तो वो इसी मिशन पर थे, और अब भी यही इत्तलात हैं कि वो इसी मिशन पर हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ममालिक हैं वो इसराइल को जो है वो तस्लीम करें। और अब जो ख़बर आई है ये सिर्फ इसराइली मीडिया की ख़बर है, कहीं से इसकी अभी जो है वो क्रॉस चेक जिसको आप कहते हैं कि ख़बर की तस्दीक हुई हो, या किसी मुल्क ने दावा किया हो कि अभी इस किस्म का कोई मुआहदा या कोई चीज़ जो है वो सामने आ रही है कि 2 हफ्ते में जंग बंदी हो जाएगी, जलावतन हो जाएंगे, तस्लीम हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये किसके साथ बात हो रही है? अमेरिका और नेतन्याहू आपस में बात कर रहे हैं ये, और जो फ्री कैन है दरमियान में वो कहाँ पे है, हमास कहाँ पे है, और हमास के यरगमाली रिहा हो जाएंगे। मतलब सब कुछ जो है वो कहाँ पे तय हो रहा है, कौन तय कर रहा है? 4 जो अरब ममालिक हैं, क्या वो बिहाइंड द सीन जो है वो सारे मुज़ाकराती अमल में शामिल हैं? सारी चीज़ें अभी इबहाम में, कन्फ्यूजन में हैं कि, लेकिन ये एक दावा बड़ा है
कि ये जो है वो करने जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ये तो एक नक्शा बदल जाएगा, सूरत हाल बदल जाएगी। और जिस तरह इसराइल को तस्लीम करने की बात की राना साहब ने बताया कि नहीं जो है वो आवाम नहीं मानेगी, नहीं इसराइल को जो है वो जिस तरह का इसराइल ने जो है वो अभी रवैया रखा, ये अक्टूबर 2023 से लेकर 24 भी गुजर गया, अब 25 आने को है। जितना जुल्म जो है वो गज़ा पर ढाया गया, वहाँ पे जो मजलूम लोग हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, बूढ़े हैं, नौजवान हैं, उन पर ढाया गया। और ख़ास तौर पर जब हम बात कर रहे हैं तो इस खबर से पहले एक खबर आई कि 78 जो फ़लस्तीनी हैं जो गज़ा में जो है वो शहीद किए गए हैं इसराइल की जानिब से, जो अटैक्स किए गए हैं। तो अंदाज़ा आप करें कि इसराइल अपनी जो ह्यूमन राइट्स या अपने एक बंदे की जो वो उसको छुड़ाने के लिए पता नहीं कितने जतन कर रहा है, और दूसरी तरफ हज़ारों की तादाद में 67,000 प्लस जो है वो मारे गए हैं, इसमें शहीद हुए हैं जो फ़लस्तीनी हैं गज़ा में जो अटैक हुए, और लाखों लोग बेघर हुए हैं, उनके घर जो है वो बर्बाद कर दिए गए हैं। तो उनकी कोई कीमत नहीं, मतलब कीड़े मकोड़ों की तरह उनके साथ सलूक किया जा रहा है। आप पिछले तकरीबन 4 माह का डाटा निकालें, वो डाटा बताता है कि वहाँ जो है वो भूख है, वहाँ गज़ा की किल्लत है, वहाँ जो है वो गज़ा पहुँचाने पर पाबंदी लगाई गई। 2 दिन पहले की खबर है कि जो इसराइल ने जो है वो वहाँ पे जो गज़ा की सारी जा रही थी मुख्तलिफ रस्तों से, उसकी इजाज़त थी, तो उस पर पाबंदी लगा दी है कि हमास उसको अपने लिए जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। तो उसका सारा असर कहाँ पे होता है? वहाँ पे जो मौजूद जो लोग हैं उन पर असर हो रहा है। और हमने ये भी देखा कि गज़ा की इतनी किल्लत थी कि वहाँ पे लोगों को जब पहुँची वो गज़ा, तो वो आपस में मतलब एक अजीब जब वो भगदड़ जो मची, और उससे कुछ लोग जो है वो शहीद भी हो गए। तो इस सारी सिचुएशन में इसराइल ने जो जुल्म किया है वो अल्फाज में भी बयान नहीं किया जा सकता। तो मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की सिचुएशन हो, लेकिन इस पर हतमी राय कायम करना अभी कबल वक्त है। देखना होगा कि क्या कहते हैं वो ममालिक जिनका नाम या जिसके हवाले से कहा जा रहा है, वो ममालिक का रिएक्शन क्या मंजर आम पे आता है, ये मॉडल क्या है, इस मॉडल की तरफ कैसे होगी और इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी, ये काम सवाल है। राना साहब, अगर मैं इस मंजरनामे पे आऊँ जो मौजूदा बजट का मंजरनामा है, बजट मंजूरी के बाद अब क्या बड़ा होने जा रहा है? पीपल्स पार्टी को बजट मंजूरी पे क्या कोई सियासी स्कोरिंग या सियासी कोई फ़ायदा हो सकता है? किस तरह सियासी फ़ायदा होगा? पीपल्स पार्टी को तो नुकसान हो गया भाई, फ़ायदा किस तरह होगा मुझे बताएं ना। क्या सोलर पे टैक्स मुकम्मल ख़त्म हो गया? नहीं अभी। क्या बजट में कोई ऐसी सहूलतें आ गई कि जिससे अवाम खुशहाल हो जाए, अवाम शादोआबाद हो जाए, यहाँ पर लोगों के घरों के बाहर शहर की नहरें बहनी शुरू हो जाएं, दूध की नहरें बहनी शुरू हो जाएं? क्या हुआ? यही पीपल्स पार्टी जिन्होंने इस बजट को अवाम दुश्मन बजट करार दिया, यही पीपल्स पार्टी जिन्होंने इस बजट के ख़िलाफ़ तकरीर की। शाजिया मरी की तकरीर याद है? बिलावल भुट्टो साहब के आगाज़ की तकरीरें याद हैं? बाकी लोगों की तकरीरें याद हैं? तो अचानक से ऐसी कौन सी चीज़ आ गई बजट में? ऐसा कौन सा, मुझे 3 कुलिये बता दे इस बजट के अंदर, 3 चीज़ें कि जिससे ये 3 चीज़ें जो है ये पाकिस्तान की 24 करोड़ में से 22 करोड़ अवाम के लिए, 22 करोड़ अवाम तो गुरबत गरीब है ही ना, 2 करोड़ अवाम जो होगी बहुत बड़ी तगड़ी होगी, चले मान लें वो तगड़ी तो नहीं होगी मैं कह सकता होंगे, क्या उनके लिए कोई सहूलत पीपल्स पार्टी ले सकी है? बता दें मुझे, कोई बता देना। बजट आज मंजूरी हो गई है ना, बता दें कोई ले सकी है? भाई अभी तो आपने खुद कहा वज़ीर आला सिंध ने कि अगर हमारे फलां मुतालबात, अगर हमारे फलां चीज़ें ना हुई तो हम वोट नहीं देंगे, यही कहा था ना? वो तो नहीं हुई, तो किस तरह वोट दे दिया? क्या बात कहते हैं यासर साहब, मुझे तो आप पे ना, आप बादशाह आदमी हैं। आप मुझे एक बात बताएं ना, मैंने उस दिन भी कहा था इन सब ने वोट देना है, ये देंगे, इस वोट के बाद कोई और भी वोट देना पड़ा ये वो भी देंगे, उसके बाद भी कोई और वोट देना पड़ा ये वो भी देंगे। अब इनको वोट नहीं मिलेगा उन लोगों को जिन्होंने अवाम की बात नहीं की, जिन्होंने अवामी रद्द-ए-अमल को नहीं समझा। कौन सा एक ऐसा शहर है, KPK हो, पंजाब हो, सिंध हो, बलोचिस्तान हो, चारों सूबों से ले लें, जहां पर तनहाओं के मामले पर एहतजाज नहीं हो रहा? कौन सा ऐसा शहर है कि सूबा है जहां पर प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, जहां के लोग खुश हैं बजट से?
किसी एक बजट से पूछें आप। पीपल्स पार्टी, अब नदीम अफजल चंद ने क्या कहा था हमारे प्रोग्राम में, याद है ना आपने जी? उन्होंने कहा था इस पर शदीद तरीन हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्या गंदम की कीमत किसान के अखराजात के मुताबिक हो गई? क्या चावल की कीमत हो गई? क्या कपाह की कीमत हो गई? क्या किसानों को फ्री बिजली मिलना शुरू हो गई? क्या किसानों के लिए बहुत बड़ा कोई पैकेज आ गया? क्या आम गरीब आदमी के लिए आपको कुछ चीज़ ऐसी नज़र आ गई? क्या मेडिसिन की कीमतों में कमी हुई? मेडिसिन तो हर घर में इस्तेमाल होनी है ना, क्या मेडिसिन की कीमतों में कमी हुई? फार्मास्यूटिकल में तो कुछ चीज़ों में तो इजाफा हुआ। तो फिर आप मुझे बताएं पीपल्स पार्टी क्या क्रेडिट लेगी? पीपल्स पार्टी ने अपनी, मुझे नहीं समझ आती कि उन्होंने क्या फ़ैसला किया या क्या फ़ैसला उनसे करवाया गया। पीपल्स पार्टी समेत जिस सियासी जमात ने वोट दिया है ना, अवाम में जाकर वो क्या जवाब देंगे? या सर अवाम की अदालत में तो जाना पड़ेगा ना, अवाम की अदालत में जाके क्या जवाब देना आपने? वहाँ पे तो रिटेलिएशन का सामना करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि इसके नताइज क्या निकलते हैं। साकिब बशीर साहब, मैं अगर कानूनी मंजरनामे के ऊपर आऊँ, ये मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल में जो अपील से मुतल्लिक सुप्रीम ऑर्डर हैं, उसमें हम कानून साजी के लिए मेरे ख्याल से गालिबन 45 दिन दिए गए थे, वो तो गुजर गए। तो हुकूमत का इस पर रद्द अमल क्या है? तकरीबन 104 जो पीटीआई के वर्कर्स थे, मुख्तलिफ लोग थे जिनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हुआ, जिसमें तकरीबन 40 जो है वो रिहा हो गए अपनी सज़ाएं पूरी करके, और कुछ को जो है वो कुछ की सज़ाएं माफ़ की गई थी, और तकरीबन 65 ऐसे हैं जो अभी भी मिलिट्री कोर्ट्स में जिनको सज़ाएं हुई हैं वो सिविलियन जेलों में हैं, और उनके जो कोर्ट ऑफ अपील है वहाँ पे उनका एक अपील का जो प्रोसेस है विद इन मिलिट्री कोर्ट्स, वहाँ पे अभी वो प्रोसेस जारी है। तो इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में जो केस था, सुप्रीम कोर्ट में ये 7 मई को ये फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट से, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल्स को दुरुस्त सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था, और जो इससे कबल का फैसला था उसको कलअदम करार दे दिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आईनी बेंच था जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि ये जो अपील का राइट है कि मिलिट्री कोर्ट्स से किसी को अगर सज़ा हो तो हाई कोर्ट में उसके खिलाफ जो अपील का एक हक देने का जो राइट है, इसके लिए कानून साजी की ज़रूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला हुकूमत वक़्त को भेजा था कि हुकूमत इस पर जो ज़रूरी कोई कानून साजी है वो अमेंडमेंट कर सकती है, कंसिडर करे, और जो ज़रूरी इस हवाले से लेजिस्लेशन है वो करे। और ये कहा गया था कि 45 दिन 45 डेज़ जो है वो दिए गए थे कि आप इस दौरान जो है वो कर लें, और उसमें एक हवाला ये भी दिया गया था कि जो अक़वाम मुत्तहिदा का जो चार्टर है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल राइट्स, उसके जो तकाजे हैं ताकि वो भी पूरे हो जाएंगे। तो 7 मई के बाद 7 जून और अब 26 जून हो गया है, तो 45 दिन गुजर चुके हैं। तो हुकूमत की जानिब से इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त तक हुकूमत की जानिब से कोई पेशरफ्त नहीं है, कोई ऐसी कानून साजी की कोई पेशरफ्त नहीं है। दिन मुकर्रर गुजर चुके हैं, जो मोहलत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई थी, लेकिन उस टाइम लाइन के बावजूद भी कुछ सामने नहीं आ सका। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेने के बाद वापस आएंगे। इसी जो सियासी मंजरनामा है इसी के ऊपर मजीद बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, मौजूदा सियासी और मुआशी मंजरनामे के ऊपर बात करते हैं। ये इस वक्त बजट की मंजूरी के बाद वो जो तहफ़्फ़ुज़ात थे तमाम इत्तेहादियों के, वो जो बबांगे दोहल कभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, कभी पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर डिस्कस किए जाते रहे, क्या वो तहफ़्फ़ुज़ात सारे दूर हो गए? क्या मुआशी मंजरनामा उनकी आरा के मुताबिक हो गया, या वो जो अदाद शुमार थे उसके अंदर कुछ रद्द-बदल हुए? आगे आने वाले दिनों के अंदर मुख्तलिफ हिकमत अमलियाँ जो हुकूमत की तरफ से हैं या जो अपोजिशन की तरफ से हैं, वो पाया तकमील तक किस तरीके से पहुँचेंगी, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म के इख्तियार वली खान साहब। इख्तियार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कमल शोज़ब साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। कमल साहिबा, आपको भी मशकूर हूँ। इख्तियार साहब, अगर मैं आपकी तरफ आऊँ, पीपल्स पार्टी ने इब्तदाई तौर पर अपोजिशन को छोड़ दें, वो इत्तेहादी जमात आपकी, उसने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। एक तो
मजदूर की कम से कम उजरत के ऊपर भी उन्होंने बात की थी, सोलर पैनल के हवाले से भी उन्होंने बात की, और भी बहुत सी चीज़ें जिसमें सरप्लस होने के दावे रखे गए और फिर ये रखा गया कि माजी में जो अहदाफ रखे गए थे वही अगर पूरे नहीं हो सके तो उससे ज़्यादा अहदाफ इस बजट में क्यों रख दिए गए? क्या उनको सांचे में ढाल लिया गया, राम कर लिया गया, तायीद कर ली उन्होंने आपके मौक़िफ़ की, या फिर बग़ैर उनकी तायीद के ही बजट की मंजूरी का रास्ता जो है वो हमवार हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया यासिर रशीद। देखें, जो हुक्मरान होता है वो पॉलिटिकल पार्टी होती है। पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो हमेशा ये चाहते हैं कि वो मैक्सिमम रिलीफ दे सके अपने अवाम को, अपने मुल्क को, अपने लोगों को। आपका क्या ख्याल है कि जो वजीर आजम बैठा हुआ है या जो उनकी काबीना बैठी हुई है वो कोई सीने में कोई पत्थर रख के तो नहीं बैठे हुए हैं? गोश्त के लोथड़े का इतना ही दिल ही रखते हैं ना, इधर सभी इंसान है। लेकिन जो मैं अभी आपकी जो ब्रेक से पहले आपकी और राना साहब की गुफ्तगू थी, मैंने वो सारी सुनी है कि क्या चीज सस्ती हुई मुल्क पे, गरीब को क्या फायदा हुआ। मुझे ये बताइए, आज से 3 साल पहले आपकी इकोनॉमी कहाँ खड़ी? पाकिस्तान टूटने की बातें हो रही थी, 3 टुकड़े होने की बातें कर रहे थे लोग, सोमालिया और श्रीलंका और दिवालिया होने के ऐलानात हो रहे थे, एलसियां नहीं खुल रही है, लोग बच्चों को ले जाके दरिया के नहर में के बीच में खड़े करके अपने बच्चों को दरिया में फेंक रहे थे। ये हालात थे आपके। वहां से कश्ती निकाल के लाए हैं इन कुछ 2.5-3 सालों में। और अब तो आप कम से कम मेरे ख्याल में सिर्फ तनकीद ही अगर हम करें तो तनकीद करनी चाहिए, बगैर तनकीद के काम होता भी नहीं है। लेकिन तनकीद के साथ जहां तारीफ की जरूरत हो और जो बात तारीफ के काबिल हो उसकी तारीफ करना पहले सीखनी चाहिए। मेरे ख्याल में जो लोग भंवर से कश्ती को निकाल के लाए हैं पहले उनकी थोड़ी सी तारीफ भी कर लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात आप कर रहे हैं तो उनके बड़े तहफुजात बिल्कुल भी नहीं थे, छोटे मोटे तहफुजात थे, उनकी सजेशंस थी। लेकिन पीपल्स पार्टी इन बातों को रियलाइज करती है कि इस मुल्क पे कर्जे कितने हैं, ये दुगने कैसे हुए 4.25 सालों में, 27,000 अरब से 54,000 अरब रुपए पर पहुंचे। ये मुल्क दिवालिया होने के करीब था। ऐसे मुल्क के हालात क्या हो सकते हैं? वो 40,000 कहते हैं। मैंने वजीर आजम को, शहबाज शरीफ को ये कहते हुए सुना है कि मेरा दिल करता है कि मैं 1 लाख रुपए माहवार रख दूं, लेकिन हम कर सकते हैं। पेट्रोल 40 रुपए का कर दूं, जो कभी इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कि 65 में महंगा है, हम 40 में देंगे। बिजली का यूनिट 1 रुपए का कर दूं। डू वी हैव द कैपेबिलिटीज? क्या हमारे हालात हमें इजाजत देते हैं? हमारी जेब हमें इजाजत देती है? आपने आखिरी प्रोग्राम जो IMF के साथ किया है, नाक से लकीरें रगड़वा के निकाल के आपको उन्होंने अपने प्रोग्राम में लिया है। कोई चीज हमारे दोस्तों ने, साबिक हुकूमत ने छोड़ी है? इख्तियार वली साहब, अगर इजाजत हो तो एक सवाल कर लूं, अगर आप, ताकि उसका जवाब भी आप इसमें दे दें, क्योंकि आपने आगाज ही मेरी बात से किया, तो अगर इजाजत दें तो मैं आखिरी जुमला बोलता हूं, फिर आप सवाल करें। मोटरवेज, एयरपोर्ट्स, गवादर पोर्ट और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तक ये गिरवी रखवा चुके हैं, और इतनी कमजोर, लागर, बीमार और ऐसी मईशत जो आंखों के ये जुम्बश करने से भी उसके भी लायक नहीं थी, उसको बाहर निकाल के लाए हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी महसूस हो रहा है कि आपकी मईशत अपने पैरों पे खड़ी हो गई है, तो इंशाअल्लाह वल अजीज आपकी जमहूरियत भी पैरों पे खड़ी हो जाएगी। अब आप सवाल करें। चलें, इस मुल्क में 3 साल या 4 साल PTI की हुकूमत, और इस मुल्क में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी की हुकूमत का दुरानियाँ देख लें। इस मुल्क के अंदर मुत्तहिदा, मैं समझ अपोजिशन जो साबका थी उसका दौरानिया भी देख लें। तो इस दौरान में जो 2.5 साल या 3 साल की आप बात कर रहे हैं कि बिल्कुल दिवालिया हो गया होगा, बिल्कुल हो गया होगा दिवालिया। मैं कहता हूँ आपकी बात मान लेता हूँ, बात तो सवाल तो ले लें यार भाई, सवाल ले लें थोड़ा सा, हो गया होगा दिवालिया, मैं आपकी हर बात मान लेता हूँ। तो फिर इतने साल जो आपने हुकूमत की दोनों सियासी जमातों ने, उसमें इतना क्या पाकिस्तान को दे दिया कि जो आके बिल्कुल ही ख़त्म 3 साल में हो गया? सबसे पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, मोटरवेज बना के दिए, एटमी धमाके करके दिए, मिसाइल बना के दिए, होरी क्या, शाहीन क्या, अब्दाली क्या,
JF-17 थंडर क्या, कौन से जहाज है, कौन सी ताकत है जो आपके पास नहीं है। एयरपोर्ट्स आपको बना के दिए, पोर्ट्स आपको बना के दिए, आपके मेरे ख्याल में मुल्क में जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई वो नवाज शरीफ के दौर में ही हुई है। आपकी इकोनॉमी को इतना स्ट्रेंथन कर दिया था कि 2016 में IMF को आप गुड बाय कहते हैं। 2016 नवाज शरीफ की हुकूमत, और नवाज शरीफ कहता है कि गुड बाय, हमें IMF के मजीद प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है, हम अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं और अपने जोरों बाजू से हम कमा सकते हैं और खा सकते हैं। हमने ये दिया था। और उस वक्त फिर ये नारा लगा कि यार एक मौका खान को भी देखते हैं कि ये क्या करते हैं। देख लिया, वही उसी को आपने कहा कि पौने 4 साल में उन्होंने क्या किया। तो मैंने तो पहले आपको दबे लहजे में कहा, दबे लफ्जों में, अभी मैं बबांगे दोहल आपको वाज़े अल्फाज में कहता हूं कि पाकिस्तान बनने से लेकर 2021 तक पाकिस्तान पे जो कर्जा था वो टोटल 27,000 अरब रुपए का था, टोटल 27,000, और वापसी का सफर शुरू हो गया था। पेट्रोल नीचे आ रहा था, डॉलर नीचे आ रहा था, वो डॉलर जिसमें शेख रशीद ने कहा था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर ये 100 रुपए से नीचे आ जाए, और वो नीचे आ गया था, लेकिन उसने इस्तीफा फिर भी नहीं दिया था। पेट्रोल सस्ता हो गया, इकोनॉमी मजबूत हो गई, लेकिन 27,000 अरब का कर्जा जब ये गए पौने 4 साल की हुकूमत करने के बाद, इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ, ये 54,000 पे पहुंच चुका था। यही वो शाह खजाना है जो आज और हम काट रहे हैं और भुगत रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कि दोनों में तकाबला करना, कंपैरिजन करना, दिस इज नॉट अ बिग डील एंड नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। जी कमल साहबा, आप चूंकि मैं बोलूंगा तो मेरा बोलना बनता नहीं, मैं बोलूंगा तो फिर मैं सवाल ही कर सकता हूं, आप इसका जवाब दे दें कमल साहबा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच अजीम साहब। मुझे लगता है कि इनको सबको ना, नून लीग वालों को रात को नींद नहीं आती। अब इनको शायद भूल गया कि 3 साल से इन्हीं की दोबारा हुकूमत आ चुकी है या लाई जा चुकी है, और इमरान खान की हुकूमत को 9 अप्रैल 2022 को घर भेजा गया था, तो PDM में इन्हीं को ही वापस लाया गया था। फिर बीच में केयरटेकर सेटअप आ गया, और उसके बाद भी फिर से अब इनकी हुकूमत ही है, जिसमें इनके जो पीपल्स पार्टी वाले हैं वो इनके साथ थोड़े दिन नोरा कुश्ती करते हैं लोगों को एंगेज करने के लिए, और फिर जिस वक्त सारे मिलके खाने का टाइम होता है तो इकट्ठे हो जाते हैं। अब इख्तियार वली साहब ने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की बजट के हवाले से, तो ये बिल्कुल मैं इनकी बात को एंडोर्स करती हूँ, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बताया इस बजट में वो इस दफ़ा फ़र्क हो गया। वो प्रेसिडेंसी और प्राइम मिनिस्टर हाउस की तज़ीनो आराइश हो गई है, वो इस तरह की जगहों की और इस तरह के स्पॉट्स को खूबसूरत बनाने की तज़ीनो आराइश हो रही है, क्योंकि उनको लगता है कि हमने कभी यहाँ से जाना नहीं है। फिर इन्होंने JF-17 थंडर की बात की, तो उसकी ज़रा हिस्ट्री पढ़ लेंगे, वो अप्रूवल कब हुआ था और वो मैन्युफैक्चरिंग कब हुई थी और किस वक्त वो स्टार्ट हुए थे। उस वक्त 2016 बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, उसके बाद आप क्रेडिट ले रहे थे ये धमाकों की, तो वो कदीर खान साहब जिन्होंने उन धमाकों का एक्चुअली में क्रेडिट जिनका बनता है, उनके ऊपर इनके दौर में केसेस करवा दिए गए। अच्छा, अभी इन्होंने कहा कि जी इतना ज़बरदस्त काम हुआ है, तो मैं हवाई बातें नहीं करूंगी। इस वक्त इन्हीं के जो सर्वेज आए हैं उसके मुताबिक 47% पाकिस्तान की आबादी जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन जा चुकी हुई है, और ये हुआ है पिछले 3 सालों में। उसके बाद इन्होंने कहा जी हमारी दौर में बड़ी खुशहाली आई है, टेक्सटाइल कंप्लीटली बंद हो गई है, बिजली के नर्ख इतने ज़्यादा हो गए हैं कि कोई इंडस्ट्री अब चल नहीं रही। हमारे दौर में V शेप रिकवरी हुई थी, अभी आप ग्रोथ रेट देख लें कि -0.9 से स्टार्ट हुआ है, तो अब 1.1 पे बड़ी मुश्किल से ये लाएं, और अपने बजट के इंसेंटिव्स ना सूबे के ना फेडरल के ये पूरे कर सके पिछले साल से अब तक के। जबकि जो इमरान खान साहब छोड़ के गए थे वो इन्हीं के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक, और बिलावल साहब ने एक बाहर जाके, बिकॉज ही वॉज अ फॉरेन मिनिस्टर एट दैट टाइम, तो उन्होंने उसको एंडोर्स किया था जाके, जब वो एक क्लाइमेट चेंज की एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए थे, कि 6.1% जो है वो ग्रोथ रेट पर गए थे। पर कैपिटा इनकम जो है वो तकरीबन $1765 जो थी वो पर हेड के हिसाब से थी, अब वो ड्रॉप करके तकरीबन 1300-1350 पे आ गई है।
जो रुपी डॉलर की पैरिटी है वो बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क आ गया है। इनके दौर में इस वक्त डॉलर जो है वो 284, 285, 290 तक टच करता है और फिर बस वहीं रहता है। फिर तेल की कीमतें अभी माशाल्लाह 9.5 रुपए डीजल में इजाफा किया है, 5.5 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया है। और बकौल इनके अपने अभी फ़िलहाल के जो वज़ीर आज़म है कि अगर 1 रुपया पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो तो वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अच्छा, जहाँ तक अगर औरंगज़ेब साहब की बात कर लेते हैं जो इनके वज़ीर ख़जाना है, तो ये उनका बयान है जी। 26 मई को उन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तान में दूध शहद की नहरें बह रही हैं, और 5 या 6 मई को उन्होंने दोबारा बयान दिया कि इस मुल्क में मैं बजट कैसे लेकर आऊँ, या तो हर चीज़ कर्जे पे है। सो लिहाजा ज़रा थोड़े से फैक्ट्स को करेक्ट कर लें। अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे कोट कर सकती हूँ जो इकोनॉमिक सर्विस के हवाले से ही हैं, और अभी के जो बजट के अदाद शुमार हैं वो हमारी पार्टी के बहुत सारे जो यंग MNAs हैं उन्होंने इसका अच्छा तिया पांचा किया है। और एट द एंड ऑफ द डे मैं कहूँगी कि अब आप प्लीज़ अपनी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है अदाद शुमार के हिसाब से उसको सामने लेकर आएँ। देखिए IMF की बात ये कर रही हैं, IMF ये PTI IMF के नारे लगाया करते थे, तो आपके पास तो माशाल्लाह बड़ी इकोनॉमिक टीम थी, बड़े आपके पास साइंसदान लोग मौजूद थे जिनको हर तरह की जो है वो इंफॉर्मेशन है, एक्सपीरियंस है। आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया 31 मई 2018 तक तो इनकी हुकूमत थी, नून लीग की हुकूमत ही गई थी, और हमारी तो बीच में 3.5 साल हुकूमत आई जिसमें से 2 साल कोरोना के निकल गए। और उस कोरोना के दौर में भी आप देख लीजिए कि बेस्ट अगर किसी मुल्क ने उसकी स्ट्रैटेजी दी, किसी वज़ीर आज़म ने बेहतरीन तरीके से उसको हैंडल किया तो वो पाकिस्तान था। दुनिया ने पूछा, एहसास प्रोग्राम का दुनिया ने पूछा, उसको दुनिया में रिकग्नाइज किया गया। हेल्थ कार्ड, किसान कार्ड इन्होंने आके बंद किए, उस अवाम को ये पैसा अवाम का पहुंच रहा था। इन्होंने क्या ऐसा रेवोल्यूशन किया, आप जाके किसी भी अस्पताल में देख लीजिए, बहुत आसान तरीका, अगर जलसा करना हो किसी अस्पताल के बाहर जाके खड़े हो जाए, आपको लगेगा आज ज्यादा कौम जो है वो यहाँ आई हुई है, और कोई फैसिलिटी नहीं है अब उनके पास, दवाइयाँ, डॉक्टर्स, हर चीज फारिग। तो ये बताइए कि अवाम के लिए क्या किया है। सबसे बड़ा इंडिकेटर तो ये है कि जो 47% आपके मुल्क की यानी 50% ऑलमोस्ट आपकी अवाम है, आधे से ज्यादा, वो बिलो पॉवर्टी लाइन चली गई, उनको एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही। यहाँ पे मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही, किसान रुल गया। मैं हमेशा बात करती हूँ, करती रहूंगी। 1800 मन की गंदम आ रही है, यानी 40 किलो गंदम 1800 रुपए की, और मुल्क में 1 किलो गोश्त 2400 रुपए का। तो वो किसान बेचारा जो 6-6 महीने गर्मी सर्दी बर्दाश्त करके फसलें उगाता रहा, उसका क्या बेड़ा गर्क किया। इमरान खान के दौर में, जिसको ये याद करते हैं, उसके जरा फैक्ट्स एंड फिगर्स भी निकाल लीजिए। 6 बम्पर क्रॉप्स आई थी, 1100 अरब रुपए का फायदा हुआ था किसान को। किसान को बिजली 50% ऑफ रेट्स पे दी गई थी, किसान को डीजल 50% ऑफ रेट पे दिया गया था, बिजली के बिलों में कंसेशन दिए गए थे। खान साहब को गरीब आवाम की फिक्र थी, गरीब दोस्त गरीब परवर बजट आया करते थे। वो अपने और अपने जो वज़रा हैं उनकी तनख्वाहों पे कट लगाते थे। यहाँ पर इन्होंने सबसे ज्यादा तनख्वाहें पार्लियामेंट के लोगों की बढ़ाई हैं। पंजाब असेंबली में आप देख लीजिए, स्पीकर साहब को देख लें, चेयरमैन सेनेट को देख लें, वो ऐसे लगता है कि इतना बोझ उन्होंने उठाया हुआ है इस जमहूरियत का कि उनके ही पैसे बढ़ने चाहिए थे, बाकी तो गरीब आवाम के साथ क्या सलूक हुआ। सरकारी मुलाजमीन को 10% तनख्वाह जो है वो बढ़ाई गई। और आखिरी बात करूंगी, जब आपके रुपए की कीमत 100 रुपए जो है वो 60 रुपए बच जाए, यानी आपकी परचेजिंग पावर जो है वो इस तरह हो जाए कि आपके वैल्यू ऑफ मनी जो है वो नीचे आ जाए, तो फिर अब ये छोटे मोटे इंक्रीमेंट्स फायदा नहीं देते हैं। सो बेसिकली आपको अगर अपनी वैल्यू ऑफ मनी बढ़ानी है तो आपको अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी पड़ेंगी, आपको अपने रिजर्व्स बढ़ाने पड़ते हैं। आप बेच क्या रहे हैं मुल्क को, बाहर क्या जा रहा है? सारी इंडस्ट्री तो बंद हुई पड़ी है, बाहर से आप लेकर आ रहे हैं और फिर नंबर फजिंग करके इम्पोर्टेड वजीरे खजाना लेकर आए हैं, जो बेचारा एक दिन कहता है दूध शहद की नहरें मुल्क में बह रही हैं, दूसरे दिन वो अगले बेचारा हवनक हो जाते हैं। और मीडिया का भी वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ मुकाबला नहीं कर पाते, क्योंकि लिखे लिखाए जब आपके पास फिगर्स आ जाए और हकाइक से वो हटकर हो तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। और वैसे भी देखिए इनकी हुकूमत तो वैसे भी इररेलेवेंट है। फॉर्म 47 में जो लोग आते हैं वो अवाम को जवाबदेह नहीं होते, इसलिए वो जो भी मर्जी तकरीरें करते रहे, जो मर्जी वो बजट देते रहे। असलियत तब पता लगती है जब आप अवाम में जाते हैं। अवाम इनको रिजेक्ट कर रही है, वहां अपनी परफॉर्मेंस शो करेंगे, वहां से आपको आपका बजट की इंडोर्समेंट आती है।
आखिरी बात कहूंगी, क्यों इमरान खान को लोग आज तक याद करते हैं? क्योंकि गरीब आवाम को चले सवाल ले लें, कमल साहब सवाल ले लें, साकिब साहब का, जो साकिब साहब का सवाल ले लें। कमल बहन, मजदूरों की देखिए, मजदूर की रोटी का बंदोबस्त किया था, उसके रहने का बंदोबस्त किया था। एक जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है माइनस इमरान खान, और इसके हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही है। तो इसके हवाले से सवाल मेरा ये है कि आपके सदर हैं खैबर पख्तूनख्वा PTI के जुनेद अकबर, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले जो है वो बात की है और उन्होंने चार्जशीट किया है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को, कि उन्होंने कहा कि मैं जो भी बंदा मेरे साथ काम करना शुरू करता है उसके साथ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का रवैया तब्दील हो जाता है। शहराम ताराकई और असद कैसर का उन्होंने हवाला दिया कि उन्होंने सवाबी जलसे में बड़ा अच्छा काम किया, और उसके बाद उन्होंने मुझे गिला किया कि अब तो सूबाई हुकूमत हमारे साथ ताउन ही नहीं कर रही। तो ये जो माइनस या खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और अलीमा खान, उनके बयानात भी आपस में काफ़ी तजाद आ रहे थे। तो ये क्या मामला है कि आपकी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में और जुनेद अकबर सदर हैं PTI खैबर पख्तूनख्वा के और वज़ीर आला ये आमने सामने, ये क्या सिचुएशन है? देखिए जी, माइनस इमरान खान तो बिल्कुल आप भूल जाएं। मैं तो इस जुमले से ही बहुत खाइफ होती हूँ। हमारे रग रग में इमरान खान दौड़ते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रूह ही इमरान खान है, उनका ही नजरिया चलता है और जो उस नजरिए से हटता है वो माइनस होता है। इमरान खान बिल्कुल माइनस नहीं हो सकते। जिस शख्स के साथ 5 करोड़ अवाम वोटर खड़ी हुई है और बाकी 24 करोड़ का जो 21 करोड़ का दिल उसके साथ धड़कता है, और जो आने वाली नस्लों में 3 नस्लें उसकी वोटर बनने के लिए तैयार बैठी हैं, उसको कोई माइनस नहीं कर सकता। नंबर 1। जहां तक जुनेद अकबर साहब का बयान है, देखिए ये तो इनकी जो इंटरनल एक कोलीग्स की रिफ्ट हो सकती है, वो तो हर जगह होती है। यहाँ पे आपको नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आपस में हाथ मिलाते नजर नहीं आते। वो बड़े भाई को बुलाया तो उन्हें वजीर आजम बनाने के लिए छोटे भाई बीच में से वजीर आजम बन के साइड पर हो गए। तो ये तो कलीग्स हैं और कंपटीशन रहता है, और इस कंपटीशन को हम हेल्दी कंपटीशन तस्वर करते हैं। इस किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अभी भी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई है, सब सारे MNA सारे सीनियर्स वहां मौजूद होते हैं। छोटे मोटे तजादात तो आपस में सगे बहन भाइयों के भी हो सकते हैं, उसको माइनस इमरान खान के अंडर लाना जो है, मैं नहीं समझती कि कोई ऐसी बात है। KP हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, बड़े जबरदस्त तरीके से। ये आप शख्सियाती इख्तिलाफात पूरी मेहनत हुई है जी, जिसमें इतनी दहशतगर्दी और वो सारे तमाशों के बावजूद भी उसका आप देखें सरप्लस में बजट भी जा रहा है और परफॉर्मेंस भी जबरदस्त है। तो जब तक खान साहब का जिस शख्स पे भी कॉन्फिडेंस होगा, जिस ओहदेदार के भी साथ कॉन्फिडेंस होगा, हम उसके साथ खड़े हैं। अच्छा, आपने तज़किरा किया सरप्लस बजट का, और फिर आपने कहा कि ये शख्सियाती इख्तिलाफात हो सकते हैं, हेल्दी कंपटीशन है। सरप्लस बजट को लेके जुनेद अकबर खान साहब कहते हैं कि मुजम्मिल असलम साहब जो हैं ये हमारे पीछे नहीं, ये IMF के पीछे खड़े हैं। ये आज इधर हैं, कल IMF में होंगे, परसों वर्ल्ड बैंक में होंगे। ये सरप्लस बजट का ढिंडोरा तो पीट रहे हैं, लेकिन हमें पूछिए कि हमने अवाम में जाना होता है, उनको फेस तो हमने करना होता है। सरप्लस बजट का क्या करना, यहाँ पे सारा उनका दिया गया बजट मंजूर होता है, आम आवाम में जाके मुकाबला हम करते हैं, हमारी कोई राय जो है उसको शामिल नहीं किया जाता। अब ये भी शख्सियाती इख्तलाफ समझेंगे, या ये तो कुली तौर पे वो अवामी राय का इजहार कर रहे हैं? देखिए, मैं जुनेद साहब की तो यहाँ पर तर्जमानी नहीं कर रही, वो खुद अपनी तर्जमानी बेहतर कर सकते हैं, और ना मेरा उनके हलके से या उस सूबे से भी ताल्लुक नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है उनको आप ही के फोरम से मशवरा है, और खान साहब ने भी यही हुक्म दिया हुआ है जिसको हमें सबको फॉलो करना चाहिए कि अपनी ग्रीवेंसेस को इंटरनली डिस्कस करना चाहिए। अभी आपके प्रोग्राम से 5 मिनट पहले मैंने ऑफ किया, हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग चल रही थी, जुनेद अकबर साहब भी उसके मेंबर हैं, कोर कमेटी के भी मेंबर हैं, अली अमीन भी उस मीटिंग में बैठते हैं, बाकी सारे भी होते हैं, और हर बंदा खुल के अपनी बात करता है। तो जुनेद भाई को भी चाहिए कि वहां आए और पार्टी के इंटरनल फोरम्स पे आके अपने मसाइल का हल निकालें। सारों के ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया जा रहा है, तो जुनेद भाई को क्यों पीछे छोड़ा जाएगा। तो फैसला क्या होगा आज आपकी मीटिंग में, कब से एहतजाजी तहरीक शुरू करने लगे हैं? देखिए जी, मीटिंग के मिनट्स और मीटिंग का एलामिया भी बाकायदा तौर पे जारी हो जाएगा। उससे पहले मैं बाउंड हूं कि मैं कुछ नहीं कह सकती। और देखिए, प्रोटेस्ट का तो लाहे अमल इमरान खान साहब ने देना है, और वो जिस दिन कहेंगे पार्टी भी तैयार है, तंजीमें भी तैयार है। इंशाल्लाह ताला हम 3 साल से प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं, और इंशाल्लाह एक हमारा आईनी हक है पुरअमन तरीके से एहतजाज करना, वो ज़रूर करेंगे।
मुरम तरीके से एहतजाज करना ज़रूर करेंगे। मीटिंग मिनट्स जो हैं वो अभी तक जो हैं वो मंजर आम पे नहीं लाए जा सकते, उसका ऐलान बाद में कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया कमल जोसेफ साहिबा, इख्तियार अली खान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, केसेस पे अगर नज़र दौड़ाएँ तो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और बुशरा बीबी का जो केस है उसके मंदरजात जो थे, उसकी समातें जो थीं, उसके अंदर जो बहस व मुबाहिसा हुआ, दलाइल दिए गए, फिर तारीख़ पे तारीख़ पढ़ती चली गई, उसका अंजाम जो है वो कहाँ तक दिखाई दे रहा है। अगर बात करूँ साकिब साहब आपसे, क्या इतलात हैं 1 जुलाई से होने वाली छुट्टियाँ जो हैं वो इन केसेस के ऊपर किस हद तक असरअंदाज होंगी? छुट्टियों में समातों का इम्कान जो है वो उसकी नज़ीर माजी में अगर देखा जाए तो किस हद तक मिलती है आपको, और कौन से अहम केसेस हैं जो समातों के अंडर आ जाते हैं और कौन से हैं जो इग्नोर कर दिए जाते हैं? जी, ये अगर हाई प्रोफाइल केसेस में इमरान खान साहब के केस की बात करें तो ये केस है जो 1 जुलाई से होने वाली छुट्टियों की वजह से मुतासिर हो सकता है। वैसे तो छुट्टियों में जो ज़मानत के केसेस होते हैं वो प्रायोरिटी बेसिस पे सुने जाते हैं और ये केस भी सुना जाएगा छुट्टियों में, लेकिन जो बेंच है उसकी अवेलेबिलिटी देखी जाएगी, क्योंकि अगर एक जज छुट्टी पे चले जाते हैं तो बेंच की तब्दीली होगी, या ये है कि वही बेंच जो है वो छुट्टियां करके वापस आएगा तो जब वो दोबारा केस सुनेगा। तो ये अभी देखना है, क्योंकि आज जब समात थी तो वहाँ पे 190 मिलियन पाउंड केस की, तो इमरान खान और बुशरा बीबी की जो सज़ा मअतली और ज़मानत की दरखास्तें हैं उस पर वो केस मामला आगे नहीं बढ़ सका। नैब ने प्रोसिक्यूटर तैनात किया तो उन्होंने कहा हमें 4 हफ्ते चाहिए। तो आज बड़ी कोशिश की बैरिस्टर सलमान सफदर ने कि हमें अगली जो तारीख है वो मिल जाए, तो उसको ना मिलने की वजह भी यही पता चली है कि क्योंकि 1 जुलाई को छुट्टियां हो रही हैं तो आइंदा की तारीख जो है वो अभी मालूम नहीं। तो ये बड़ा ट्रिकी सा केस बना है, क्योंकि इमरान खान साहब की जो फैमिली है, ख़ास तौर पर अलीमा खान, वो काफ़ी एक्टिव नज़र आती हैं। आज भी वो तकरीबन 2-2.5 घंटे समात के बाद भी कोर्ट रूम में मौजूद रहीं और बार बार कोशिश करती रहीं कि हमें आइंदा की तारीख दे दी जाए, लेकिन उनको बताया गया कि जब शेड्यूल आएगा छुट्टियों का तो उसके बाद ही कोई तारीख मिलेगी। तो मामला ये है कि इमरान खान साहब की रिहाई और ज़मानत के मामलात फ़िलहाल हमें करीब करीब जो है वो नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि लाहौर की ज़मानतें भी खारिज हो चुकी हैं और ये केस अभी तक जो है वो डिसाइड होना बाकी है। लाहौर की ज़मानतें खारिज हो चुकी हैं, ये केस डिसाइड होना बाकी है। राना साहब, इसी मंजरनामे में जहाँ पे मुलाकातों की बात है या जहाँ पे नए रवाबित की बात है, आज जावेद हाशमी साहब का अडयाला जाना और नाम आना उनका उस फहरिस्त में, फिर वो वहाँ से बैठ के ट्वीट करते हैं मैं महबूस कर लिया गया, फिर बाद में उनका पैगाम मंजर आम पे आना, किन शख्सियात की मुलाकात हो रही है और फहरिस्तों वाले शख्सियात की मुलाकातों पर कदगन कब तक रहेगी? अच्छा, मुझे बड़ी हैरानगी होती है जब ये सवाल पूछा जाता है ना, पहला तो कि खान साहब की ज़मानत, खान साहब जेल में है तो क्या बनेगा। अच्छा, ये सवाल पूछना इसलिए नहीं चाहिए कि किसको नहीं पता, कोई एक बंदा है जिसको नहीं पता। इसी केस के साथ जुड़ा हुआ एक केस एक दिन में ही हल हो गया, बल्कि चंद घंटों में भी, चंद घंटे भी ज़्यादा हैं, वो हल हो गया, उस पर स्टे मिल गया। अब आज समात जो है वो कितने मिनट हुई वो भी आपके सामने है। और क्या आज से पहले किसी सियासी लीडर के साथ ऐसा हुआ? किसी एक सियासी लीडर के साथ, किसी एक, मुझे बता दें। दूसरी बात यह है, क्या इससे तहरीक इंसाफ को कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या इससे तहरीक इंसाफ का वोट बैंक कम होगा? तो वो रिज़ल्ट लोगों ने उस 8 फरवरी को भी देख लिया था, वो रिज़ल्ट उसके बाद भी लोगों ने देख लिया और वो रिज़ल्ट आने वाले वक्तों में भी लोग देख लेंगे। अब जहाँ तक आपने कहा है, देखिए महदूम जावेद हाशमी जिनको रोकने की बड़ी कोशिश की गई, पहले मुस्लिम लीग नून ने रोकने की, वो नहीं रुके, तहरीक इंसाफ में चले गए, तहरीक इंसाफ के बाद फिर वो बागी हो गए और आज फिर वो आए। अब सोचने वाली बात यह है कि महदूम जावेद हाशमी इमरान खान को मिलने जेल आए, उन्होंने उसके मुतल्लिक बात की। अब उनसे जुड़े हुए बहुत से लोग हैं जिनका तल्लक मुस्लिम लीग नून से है, ये एक बात ज़हन में रखिएगा, उनका तल्लक मुस्लिम लीग नून से है, जो उनके बहुत करीबी हैं, जिन्होंने उन्हें बहुत से लोगों के करीब किया था, जिनके साथ उनके एक ज़ाती तल्लकात भी हैं। तो बहुत जल्द आपको बहुत से चेहरे और भी अडयाला के बाहर नज़र आएंगे, मैं आपको ये बता दूँ,
बहुत से चेहरे अडयाला के बाहर नज़र आएंगे और उन चेहरों में आप ऐसे चेहरे भी देखेंगे जो किसी वक्त में डाई हार्ट तर्जमानी के तौर पर मुस्लिम लीग नून के लिए बात करते थे। देखिए, आज हमें याद रखना चाहिए कि वाहद हुकूमत है, ये वाहद हुकूमत के इत्तेहादी हैं जिन्होंने भी इस 2-2.5 साल में या 1.5 साल बल्कि 3.5 साल से लेकर अब तक लगा लेना, 3.5 साल बन जाती है ना अबूरी सेटअप, पीडीएम की हुकूमत, फिर ये हुकूमत। अगर इस सारे वक्त में आप देख लें कितने लोग हैं जो खुश असलूबी के साथ, जो अपनी मर्जी के साथ, जो अपनी मंशा के साथ इन इत्तेहादी जमातों में गए हैं। मुझे कोई 3 लोग गिना दे, 3, मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी तो बात ही नहीं कर, 3 लोग गिना दे मुझे। उसके बाद अगर हुकूमत हो भी और ये भी नज़र आ रहा हो कि अभी ये जाने वाले नहीं है, नज़र आ रहा हो ये, बाकी तो इस मुल्क में मैंने बड़े बड़े अक्सरियत वाले लोगों को भी अकलियत में बदलते देखा है, 8-8 सीटों पे आते देखा है। याद है ना आपको, नून लीग की जब हुकूमत गई थी तो नून लीग से उसका इंतखाबी निशानी छीना गया था। नून लीग को इलेक्शन कैंपेन से नहीं रोका गया था, लेकिन नून लीग की सीटें कितनी थी? दर्जन के करीब थी सीटें मैक्सिमम, और यहां पर तो सारा कुछ छीन लिया गया था। उस वक्त नून लीग में एक शख्स था जो लड़ता था, खड़ा होता था, हर जगह जाता था, उसका नाम ख्वाजा साद रफीक था, जो लीड करता था। और आज किधर है? आज किधर है? नहीं, देखिए, आज भी ख्वाजा साहब ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया, ख्वाजा साद रफीक साहब ने। उन्होंने कहा जी माइनस का वक्त गुजर चुका है, कोई माइनस किसी को नहीं कर सकता, कोई खुद माइनस ना होना चाहे, ये उन्होंने लिखा। बिल्कुल उनका तो बात बड़ी सिंपल सी है यासर साहब। एक तो बहुत से चेहरे आपको जुवेद हाशमी एक नज़र आया, अभी बहुत से चेहरे आपको अडयाला, और बहुत से चेहरे आपको खान साहब की टीम में शामिल होते नज़र आएंगे। और जिन लोगों ने जाना, अब मुकाबला क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अब मुकाबला 2 चीज़ों का है। एक तरफ हुकूमत का दावा ये है, हुकूमती हलकों का दावा ये है कि हम तहरीक नहीं चलने देंगे, हमने मैनेज कर लिया है लोगों को। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के डाई हार्ट जो लोग हैं, उनका दावा यह है कि जब हम निकलेंगे तो इस तरह निकलेंगे जिस तरह कोई सोच भी नहीं सकता, एक पौधा भी नहीं टूटेगा, एक गमला भी नहीं टूटेगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन पहली दफ़ा इतनी तादाद में निकलेंगे और इस तरीके से निकलेंगे कि लोग परेशान हो जाएंगे और जो साथ नहीं होगा। चले मैं आपको ये ख़बर दे देता हूँ, चूँकि ये साकिब साहब के शहर के करीब करीब खबर है। ये एक धरने का अनाउंस करने लगे हैं 10 तारीख के बाद। अच्छा। और उस धरने का 2 राउंड होंगे। पहले राउंड में क़यादत 10 जुलाई को, 10 मुहर्रम के बाद। अच्छा, 10 मुहर्रम के बाद। पहले राउंड में तहरीक इंसाफ की क़यादत होगी, MP, MNA, सेनेटर, ओहदेदारान, उसमें पता चल जाएगा कि समझौता ग्रुप है बीच में कि नहीं। और सेकंड जो धरना होगा, अनाउंस नहीं करेंगे सेकंड धरना, लेकिन वो धरना होगा, अचानक से लोग होंगे, ताकि अपनी हिकमत अमली इन्होंने तब्दील की है। तो उसमें फिर बहुत सी तादाद में आपको लोग नज़र आएंगे, इतने लोग नज़र आएंगे कि उस वक्त तहरीक इंसाफ की अना की जंग होगी कि अगर हम ना ला सके तो तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है। 2 ही रास्ते हैं तहरीक इंसाफ के पास इमरान खान को छुड़ाने के। ठीक, साकिब साहब, मेरा एक आखिरी सवाल, ये पिछले दिनों कुछ चीज़ें देखने में आई कि जो वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिनके पेपर जमा थे बतौर वकील, उन्हीं की पेशी लाहौर हाई कोर्ट में थी। सलमान सफदर साहब भी उन्हीं में से एक हैं। अब एक ही जगह वो पेश हो सकते थे, या तो ये होता है कि जिस दिन फैसला होना हो या जिस दिन कोई उसके शवाहिद हों, मंदरजात उसके हों कि आज के दिन कोई ना कोई फैसला हो सकता है, तो दोनों जगहों पे समातें होती हैं। तो उस वक्त सुनने में था कि स्ट्रेटजी शायद चेंज करें, सलमान अकरम राजा साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा था। तो क्या ऐसी कोई हिकमत अमली है इनकी तरफ से, या फिर जिस तरह चल रहा है उसी तरीके से निज़ाम चलता रहेगा, उन्हें भी पता है क्या होना है क्या नहीं होना? PTI के लिए सबसे बड़ा जो आप इम्तिहान कह सकते हैं उनके लिए वो ये है कि जो कन्फ्यूजन बनती है KP बजट पास होना है नहीं होना, क्या करना है, मतलब ये एहतजाज कैसे होगा, वो है कि जब भी PTI इस किस्म की एक्टिविटी करने का ऐलान करती है, इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद हो जाती हैं, और अब भी मुलाकातें फ़िलहाल बंद हैं।
तो इस वजह से जो पॉलिसी अंदर से आनी थी, जो इमरान खान साहब ने कहा मैं खुद लीड करूंगा, मैं बताऊंगा कैसे करना है, प्लानिंग सारी दूंगा, तो वो प्लानिंग तो अंदर से आएगी ही नहीं। तो बाहर बैठी लीडरशिप जो है वो कंफ्यूजन में रहती है कि अब खान साहब पता नहीं ये बात मानेंगे, ये मानेंगे या ये मानेंगे, ये फैसला तो कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी हर्डल है। 2 केसेस हैं वहाँ अडयाला जेल में जिनकी समातें चल रही थी, लेकिन वो पिछले 15-20 दिनों से वो समातें नहीं हो रही थी। आज भी एक समात होनी थी, नहीं हो रही। तो वो मुलाकातें रुकने से पीटीआई का निज़ाम रुक जाता है। बज़ाहिर मैंने जो जज किया है ये 4 अक्टूबर के एहतजाज में भी और 26 नवंबर के एहतजाज में मुलाकातें रुकने से वो सारा उनका निज़ाम रुक जाता है। देखिए कि मुलाकातें कब बहाल होती हैं, तो फिर उनकी हिकमत अमली जो है वो पाया तकमील तक कब पहुँचती है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे राना अजीम साकिब बशीर साहब को दीजिए इजाज़त।